हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं 9th 10th 11th और 12th की वीडियो अपलोड करता हूं, और जिसमें से जो हमारा नया चैप्टर है उसका नाम है डिफ्रेंशिएशन। और इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ाया हुआ है वो है डिफ्रेंशिएबिलिटी, और कंटिन्यूटी भी पढ़ा चुका हूँ, लिमिट भी पढ़ा चुका हूँ। तो कहने का मतलब है कि हमारे काफ़ी सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो ये आई टैब बन के आ रहा है, उसमें जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो पुराने लेक्चर पढ़ लीजिए। उसके बाद जब आज नया चैप्टर पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। और देखिए यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन है, जिसे हम अवकलन बोलते हैं, ये हमारा पार्ट डेरिवेटिव का पार्ट है, ठीक है, और डिफ्रेंशिएबिलिटी का पार्ट है जो हम कर चुके हैं। जैसे कि मैंने बताया हुआ था डिफ्रेंशिएबिलिटी निकालते कैसे हैं, कंटिन्यूटी कैसे निकालते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर जो डिफ्रेंशिएशन है, तो सबसे पहले तो डिफ्रेंशिएशन से पहले आपको मैंने डेरिवेटिव में क्या बताया था। डेरिवेटिव में बताया था कि जो डेरिवेटिव होता है वो होता क्या है और वो हम क्यों करते हैं, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो डेरिवेटिव जो होता है वो होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट, मतलब किसी भी स्लोप का टेंजेंट निकालने के लिए हमें डेरिवेटिव निकालना होता है। मतलब कहने का है कि वो डेरिवेटिव को ही स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। वो सब चीज़ मैं बता चुका हूँ। और उसके बाद उसमें मैंने ये भी बताया था कि जैसे हम साइन एक्स का डेरिवेटिव निकालते हैं तो ये कॉस एक्स कैसे होता है, ये सब चीज़ मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो काफ़ी कुछ चीज़ें मैं बता चुका हूँ। अब हम जो डिफ्रेंशिएशन है इसमें क्या करने वाले हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखिए जो डिफ्रेंशिएशन में हमें करना क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कोई y है, ठीक है, जो y इज इक्वल टू एफ एक्स बोलते हैं। अगर मैं ये कोई आपका एक स्लोप है जिसका हम डेरिवेटिव करते थे, ठीक है, तो सीधे हमारा आंसर आ जाता था, है ना। जैसे अब क्या करना है, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, वही डेरिवेटिव ही करना है हमें। लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। ये ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर होता है d अपॉन डी एक्स। अब ये d अपॉन डी एक्स क्या है ना, और ये ऑपरेटर क्यों कहते हैं इसे, वो सब चीज़ हम देखेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा आपको बेसिक समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास एक क्या है, मेरे पास मशीन है, ठीक है। जैसे आपके घर में या आपके मोहल्ले में एक आटा पीसने वाली मशीन होती है कि नहीं होती है। तो आटा पीसने वाली मशीन क्या करती है कि हम उस पे डालते हैं अनाज, गेहूं डालते हैं, और वो मशीन क्या करती है, वो मशीन हमें गेहूं को पीस कर उसे आटा बना देती है, मतलब हम आटा फिर निकालती है वो मशीन। ऐसे ही एक ये मशीन है, ठीक है। इस मशीन में क्या होता है कि अगर आप कोई भी y की वैल्यू डाल रहे हो, मतलब कोई भी fx दे रहे हो इस पर, तो ये क्या करती है मशीन, ये मशीन इसमें जाकर, ये कौन सी मशीन है, ये d अपॉन डी एक्स मशीन है। मतलब अगर ये आपका d अपॉन डी एक्स मशीन है, इसमें जैसे जाती है तो ये आउटपुट देती है, ठीक है। ये क्या है, आउटपुट है, ये याद रखिएगा। और ये क्या है, ये आपका इनपुट है, ओके। ये इनपुट है, इस मशीन में गई और जो भी निकला वो आउटपुट हो गई, ठीक है। तो अब ये आउटपुट में निकलती क्या है, ठीक है। तो आउटपुट में जो भी निकलेगा वो निकलेगा d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ठीक है। ये आपका आउटपुट देगी। मतलब हम देखिए अब क्या बात हुई, हमने डाला था यहाँ से अकेला एफ एक्स, लेकिन इस मशीन में जाकर ये क्या लेके आया, d अपॉन डी एक्स एफ एक्स, ये दे के आया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से
अब ये क्या है, वो fx जानेगा। अब fx क्या हो सकता है, fx हो सकता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, इनवर्स फंक्शन हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है, अलजेब्रिक फंक्शन हो सकता है ना। तो फंक्शन तो सब हो सकते हैं और आपने सभी पढ़े हैं जो मैंने कहा है। क्या आपने लॉगरिथमिक फंक्शन नहीं पढ़ा, लॉग जिसमें होता है? क्या आपने एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं पढ़ा जो e की पावर में होता है? क्या आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं पढ़े जो साइन कॉस टेन होते हैं? क्या आपने अलजेब्रिक फंक्शन नहीं पढ़ा जो x y z के फॉर्म में होते हैं? तो ये सब फंक्शन पढ़ चुके हैं। और यही फंक्शन अगर यहाँ पर अगर मैं x कोई वैल्यू x है हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है आपका, ठीक है। और ये हम इस पे मशीन पर क्या करते हैं, डालते हैं, तो ये आउटपुट में क्या निकालता है, d अपॉन डी एक्स, और एफ एक्स क्या था, x था। कैसे, मान लीजिए मेरे पास अब एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू मान लीजिए मेरे पास थोड़ी देर के लिए x हो गई, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स हो गई, ओके। अब ये मशीन पे जाती है, तो ये मशीन पे जाती है तो क्या बन के आती है, d अपॉन डी एक्स और इसमें x, ठीक है, ये बनकर आ गई। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था, ठीक है। तो अब इसके बाद डिफरेंशिएशन को अवकलन बोलते हैं, मतलब अवकलन करना, किसी भी फंक्शन को क्या करना, ऑपरेट करना। और ऑपरेटर d अपॉन डी एक्स होता है, और ऑपरेटर क्या होता है, एक मशीन होती है। ये मशीन ये है, ये मशीन क्या करती है, इनपुट में वही वैल्यू आएगी। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास आटा चक्की वाली मशीन थी, आपने क्या किया, वो मशीन कहती है कि मुझे क्या है कि आप वो फंक्शन दो जो फंक्शन ये इनपुट में यूज होता हो, है ना, जो मैंने बताया अलजेब्रिक ये सब। अगर आटा चक्की वाली मशीन है, अगर उसमें अनाज की जगह आपने आपने कंकड़ डाल दिए, खूब सारे कंकड़ डाल दिए, ये कांच के टुकड़े डाल दिए, या कोई ऐसे चीज़ डाल दी जो वो नुकसान होती है, वो सारी चीज़ें आपने डाल दी, तो फिर क्या हो सकता है, तो ये मशीन लेगी नहीं, इनपुट नहीं लेगी तो आउटपुट नहीं देगी। ये चीज़ मैं समझाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर जो ये इनपुट लेती है, ठीक है, वो फंक्शन हम देखेंगे और उस फंक्शन के हम फॉर्मूले पढ़ेंगे, उस फॉर्मूला की हेल्प से फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब जाके हम डिफरेंशिएशन को सीख पाएंगे। और मैंने फिर से आप बता रहा हूँ, आपको डेरिवेटिव आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप डेरिवेटिव नहीं पढ़ेंगे तब तक आप डिफरेंशिएशन नहीं जान पाएंगे, क्योंकि क्या है कि डेरिवेटिव से ही डिफरेंशिएशन का निर्माण होता है, ये सोचिए, है ना। तो ये जो d अपॉन डी एक्स है ना, तो इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, लेकिन जो डेरिवेटिव है ना, वो यही है जो ये ऑपरेटर आउटपुट देता है, वही डेरिवेटिव भी आउटपुट देता है। अगर ये यहाँ पर फंक्शन एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स, अगर ये ये डिफरेंशिएट करते हैं, तो जो यहाँ आंसर आएगा वही आंसर डेरिवेटिव में आएगा। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही सेम चीज़ हैं, बस यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम d अपॉन डी एक्स यूज करते हैं, और वहाँ पर हम सीधे हम यूज करते हैं ये एफ डैश एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच, यहाँ लिमिट लगा दिया जाता है, लिमिट, ठीक है। अब यहाँ पर x टेंड्स टू क्या हो सकता है, ठीक है, यहाँ पर x टेंड्स नहीं, h टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है, माइनस एफ एक्स, और यहाँ पर प्लस का h, ये होता है, ठीक है, ये भाई साहब होता है, ओके। अगर 0 है x प्लस एच हो गया, क्लियर है। और ये ये a प्लस एच होगा, यहाँ पर a प्लस एच, ठीक है, जहाँ पर x इज इक्वल टू a पर क्या होता है ये, ठीक है, इस पॉइंट पर हम देखा करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये चीज़ है,
यहाँ पर जो भी यूज करते हैं वो यूज करते हैं और फिर जो आंसर आता है वो आंसर सेम इस मशीन से भी आता है। ठीक है, जैसे आपके पास आटा चक्की वाली मशीन है और आपके पास एक हाथ वाली जो होती है ना, तो उसमें हम गेहूँ डालते हैं और ऐसे हम पीसते हैं। ठीक है, तो उससे भी आटा निकलता है और आटा चक्की वाली मशीन से भी आटा निकलता है ना। लेकिन पहले कौन सी बनी थी? पहले वो वाली बनी थी, हाथ वाली। ठीक है, हाथ वाली बनी थी। ऐसे ही यहाँ पर है कि पहले ये बना था, इसके बाद डेवलपमेंट हुआ, फिर उसके बाद ये बना, ऑपरेटर आया, ऑपरेटर से फिर ये यूज हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले पढ़ेंगे, उस फार्मूला को देखेंगे, समझेंगे और उसके बाद उसका यूज कैसे करना है वो समझाएंगे। ठीक है, देखिए इसके बाद अब हम यहाँ पर लिखते हैं सम इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, ये चीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एक जैसे ये d/dx है, देखिए ये ऑपरेटर है। ठीक है, ये मशीन है। अगर ये मशीन इस तरीके से, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई? जैसे मैंने मशीन में आउटपुट निकाला था, आउट में d/dx x था ना, तो यहाँ पर fx की जगह x है। ठीक है, तो अगर ये इस तरीके से आ रहा है, ठीक है, तो चलिए x से पहले मान लीजिए मैं कोई कांस्टेंट टर्म रखता हूँ। कांस्टेंट मतलब होता है कोई चर। ठीक है, कोई चर पद रखता हूँ तो वो क्या होता है? चर मान लीजिए मेरे पास कोई c है। ठीक है, अब c क्या हो सकता है? 1 2 3 4 हो सकता है। ठीक है, ये सब हो सकते हैं। तो अगर d/dx है और ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हमेशा 0 होगी। मतलब कि आप कोई भी इसमें कांस्टेंट डाल रहे हैं, अचर पद डाल रहे हैं, तो ये क्या होगी? सॉरी, कांस्टेंट मतलब अचर होता है। अचर पद डाल रहे हैं तो हमेशा ये 0 देगा। ठीक है, मतलब ये कुछ नहीं देगा। ये कुछ नहीं देगा मतलब ये क्या करता है? ये इनपुट लेता ही नहीं है। कहने का मतलब है कि ये कुछ देता ही नहीं है। 1 डाला, इन आउटपुट में उसने 0 दे दिया, मतलब कुछ नहीं दिया। अब तो ये हम फॉर्मूले के तौर पर पढ़ेंगे कि यहाँ पर 1 2 3 4 रियल नंबर कुछ भी हों, ठीक है, वो सब 0 देगा। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए d/dx है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं वेरिएबल लेता हूँ। ठीक है, अगर कोई वेरिएबल है, x हो सकता है, ठीक है, x² हो सकता है, x³ हो सकता है, x⁵ हो सकता है, x⁶ होता है, x⁵ ऐसे करके n तक हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है x⁵n, अब n क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 ये। ठीक है, x⁵ हमेशा नेचुरल, ये n जो है ये आपका नेचुरल नंबर है भाई साहब, ये हमेशा याद रखें, ये हमेशा नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर पॉजिटिव नंबर ही होने चाहिए, 0 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर यहाँ पर x⁵n है तो ये n x⁵n-1 होगा। ठीक है, तीसरा ये हो गया। तीसरा है जैसे अगर आपके पास d/dx है, ठीक है, और e⁻x है, एक्सपोनेंट के पावर में x है। अगर ये इस फॉर्म में है तो आपका ये जो ऑपरेटर होगा, जो इनपुट दिया है वही आउटपुट दे देगा। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? अब चौथा नंबर क्या हो गया? जैसे d/dx है, ओके, लॉग में देखते हैं, लॉग x⁻e है। अगर ये दे रहा है तो 1/x हो जाता है। ठीक है, और फिफ्थ नंबर d/dx है। ठीक है, अगर ये लॉग अगर मान लीजिए ये a⁻ में x है, ठीक है, तो = a⁻x log a⁻e हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया कि नहीं आया आपको? ओके, आ गया होगा।
अब इसके बाद इतना क्लियर होता है, ये आपके बेसिक थे। इसके बाद अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, ठीक है। ये क्या है, अलजेब्रा, लॉगरिथमिक, एक्सपोनेंट्स, ठीक है, ये है। अब इसके बाद ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में साइन, कॉस, टेन, सिक, कॉसिक, कॉट, ये 6 ही होते हैं फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के, वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के, बहुत आसान है। जैसे आपने d/dx लिखा, यहाँ पर sin x लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा इसका, तो ये आउटपुट में जो देता है वो देता है cos x, याद रखिएगा। अगर d/dx है, यहाँ पर cos x है, तो ये देगा माइनस का sin x, ठीक है। यहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हुआ करती है बच्चों को कि यहाँ पर प्लस होगा कि यहाँ पर माइनस होगा। साइन के, जब साइन का डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस का आएगा, यस कॉस का डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस का आएगा। ये बहुत कन्फ्यूज़न होती है। तो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि आपको क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री में किसी का भी डेरिवेटिव हो, अगर वो सी से स्टार्ट हो रहा है, किससे स्टार्ट हो रहा है, सी से, तो हमेशा माइनस देगा। कॉस में सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉसिक में सी से स्टार्ट हो रहा है, कॉट में सी से स्टार्ट हो रहा है, तो ये सब निगेटिव टर्म्स आएंगी। ये मेरी ट्रिक थी, ठीक है, तो ये याद रखिएगा। अब जैसे d/dx है, साइन कॉस हो गया, टेन हो गया, ठीक है। अगर ये 10x है तो क्या आएगा, ठीक है। अगर ये 10x है तो क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर माइनस का नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा sec²x, ये याद रखिएगा। और जैसे मान लीजिए मेरे पास d/dx है, cot x है, ठीक है, तो क्या आएगा, तो अब c से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस का cosec²x आ जाएगा, ठीक है, cosec²x। और जैसे d/dx है, अब cot के बाद sec वाला भी देखते हैं, sec(x). अगर ये sec(x) है तो देखिए यहाँ c से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, तो यहाँ पर होगा sec(x) + 10x, सॉरी इंटू 10x, ठीक है, इंटू 10x, ये याद रखिएगा। एंड d/dx cosec x, ठीक है, cosec x, ये होगा माइनस का cosec x इंटू cot x, याद रखिएगा cot x। तो यहाँ तक आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डिफरेंशिएशन था। तो ये सब फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले हैं, मैं और फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ। अभी क्या है, इन्वर्स का बचा हुआ है, ठीक है, किसका बचा हुआ है, इन्वर्स का बचा हुआ है, ओके। तो इन्वर्स में देखते हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर d/dx है, साइन इन्वर्स x है, ठीक है, तो क्या होगा, तो ये होगा 1/√, ठीक है, 1 - x², ठीक है, 1/√1 - x² होगा। और d/dx है, और यहाँ देखिए cos मतलब c से स्टार्ट हो गया, cos इन्वर्स x c से स्टार्ट हो गया, इसलिए ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस यहाँ पर माइनस आ जाएगा। कितना आसान हो गया ना, है ना आसान। d/dx, अब cos इन्वर्स के बाद क्या आएगा, मान लीजिए मैं tan इन्वर्स लिखता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 1 + x², 1/1 + x², ये हो गया। और भी फॉर्मूले हैं, चलिए और लिख देता हूँ। d/dx, ठीक है, tan हो गया, cos हो गया, sin हो गया। अब इसके बाद आता है sec इन्वर्स x, sec इन्वर्स x, ठीक है, sec इन्वर्स x का क्या होगा, ठीक है, तो sec इन्वर्स x का होता है 1/mod के अंदर x √x² - 1, ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर ये जो mod x है, अगर x माइनस का भी होगा तो ये प्लस का कर देगा, ये याद रखिएगा। यहाँ पर इस वजह से हो गया था, इतना नोट ही कर लिया होगा, तो फिर मैं इसको हटा देता हूँ थोड़ा सा। अब यहाँ पर d/dx है,
ठीक है। सिक के बाद आता है कॉट इनवर्स एक्स। कॉट इनवर्स एक्स में क्या होगा, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, लेकिन सी है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये याद रखिएगा। तो टेन का और कॉट का फॉर्मूला सेम होता है, बस प्लस और माइनस याद रखने की ज़रूरत है। तो जहाँ जहाँ सी से स्टार्ट होता है तो बस माइनस है, तो देखिए ये सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, जैसे d/dx है, अब कॉसिक इनवर्स लिखते हैं, कॉसिक इनवर्स एक्स। तो जो सिक का था वही कॉसिक का होगा, बस माइनस लग जाएगा क्योंकि सी से स्टार्ट है, तो -1/mod के अंदर x √x² -1, ठीक है। तो ये हमारे सभी डिफ्रेंशिएशन के फॉर्मूले थे। तो आई होप ये डिफ्रेंशिएशन के सभी फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ रूल्स होते हैं, प्रोडक्ट रूल्स होते हैं, फ्रैक्शन रूल्स होते हैं, डिवीज़न रूल बोल सकते हैं उसको, और हमारे प्रोडक्ट हो गया, एडिशन रूल होंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो सब हम सीखने वाले हैं, ठीक है। लेकिन हम क्या करेंगे, एक एक रूल्स पढ़ेंगे और एक एक रूल्स के पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जिससे कि हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो भी कंप्लीट होते रहें और चीज़ें भी हमारी समझ में आती रहें, ठीक है। हाँ, थोड़ा सा शोर हो रहा है लेकिन उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, सॉरी, ठीक है। लेकिन आप एडजस्ट कीजिए थोड़ा बहुत, उसके बाद मैं ये सेटअप को चेंज कर दूंगा, ठीक है। जहाँ पर थोड़ा सा साइलेंस रहेगा वहीं पर पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है ना कि शोर एक भी नहीं होना चाहिए, वरना फिर डिस्ट्रैक्ट होता है माइंड, ठीक है। ये चीज़ होती है। तो अब इसके बाद हम क्या करते हैं, कुछ हम चीज़ें यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। अब क्या है कि कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं जो मैंने अभी बताए थे, इसको इरेज कर देता हूँ अच्छे से। कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि सम फंडामेंटल रूल्स, ओके। तो देखिए अब यहाँ पर पहला जो रूल्स है वो क्या है, जैसे आपके पास कोई फंक्शन है, जैसे हमने यहाँ पर d/dx तो लिख दिया, ये नहीं, ये बाद में, पहले हम रूल्स है हमारा ये, ठीक है। जैसे फंडामेंटल रूल्स क्या हो गया, हाँ, d/dx है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे d/dx है, ठीक है, और यहाँ पर c है, तो ये क्या होगा, तो ये आपको पता है कि कांस्टेंट जो भी हो वो 0 ही देता है आउटपुट में, तो ये चलो 0 हो गया। दूसरा क्या है, अगर यहाँ पर लिख दिया हमने d/dx, ठीक है, और यहाँ पर मैंने कांस्टेंट भी है, ठीक है, और ये fx है, मतलब ये कॉफिशिएंट भी बोल सकते हैं कि जैसे x² है तो 2x² है, तो 2x² में 2 क्या हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और x² क्या हो गया, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ें अगर ये इस फॉर्म में दे रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, c पहले लिख लेंगे बाहर और d/dx fx लिख लेंगे, फिर इसके बाद fx जो भी होगा वो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव वो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। अब इसका मैं कुछ थोड़ा सा इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ठीक है। उदाहरण देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा है y की वैल्यू दे दिया यहाँ पर, ठीक है, y की वैल्यू दे दिया जैसे 5x हो गया, ठीक है। अगर ये 5x है तो हमें पता है y को ही fx बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं fx = 5x हो गया, ठीक है। अब इसका क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू x, ये याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर एक टर्म लिखा जाता है कि
कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये याद रखिएगा, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ पर जितनी भी चीज़ें होंगी वो x के फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो x के फॉर्म में नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको हम कांस्टेंट समझेंगे। ठीक है, अब जैसे ये x है तो x के का ही फंक्शन क्या होना चाहिए, x का होना चाहिए, इस वजह से। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो d/dx, ये देखिए f(x) इज इक्वल टू d/dx। ये f(x) क्या है, ये है। ठीक है, तो 5x क्लियर है। अब यहाँ पर क्या है, 5 क्या है, कांस्टेंट है, इस वजह से 5 को बाहर रखते हैं, d/dx और ये x। ठीक है, ये चीज़ अब हमेशा याद रखिएगा कि इसकी पावर में 1 होती है और पता है आपको कि ये पावर आगे आ जाएगी, है ना। 1 अगर आगे आ गई तो x में क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला ही मैंने बताया कि d/dx x की पावर n है तो क्या हो जाएगा, n x की पावर n माइनस 1, मतलब कि 1 बाहर आ गया यहाँ और 1 में 1 घट जाएगा तो ये हो जाएगा क्या, 5 और 1, तो ये हो जाएगा x की पावर में 1 माइनस 0 हो जाएगा, और जिसकी भी पावर 0 होती है वो 1 होता है, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर ले लेता थोड़ी देर के लिए तो क्या आता, तो यहाँ पर मैं स्क्वायर रख सकता हूँ और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे 2 आ जाएगा। ठीक है, और 2 माइनस 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, और x की पावर में 2 माइनस 1 मतलब 1, मतलब 10x हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझने की बहुत ज़रूरत है कि कैसे डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है कि एक चैप्टर का नाम हो गया डिफ्रेंशिएशन, मतलब ये डिफ्रेंशिएशन के अंदर बहुत बड़ी चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम कुछ एक चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, मतलब कि अगर ये यहाँ पर एक ही फॉर्मूला को सिर्फ सॉल्व कर रहे हैं, एक ही रूल्स को सॉल्व कर रहे हैं, तो हम वहाँ पर डिफ्रेंशिएशन नहीं डिफ्रेंशिएट बोलेंगे, कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, x क्यों, क्योंकि d/ यहाँ पर जो चीज़ होगी यहाँ पर, ठीक है, उसके ही रिस्पेक्ट पे करते हैं और वही का ही फंक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि f y का फंक्शन हो और डेरिवेटिव किससे कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट किससे कर रहे हो, x से कर रहे हो, ऐसा नहीं। क्वेश्चन खुद बोलेगा, क्वेश्चन में खुद आएगा ऐसा, तब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं आपको प्रॉपर एक क्वेश्चन लेता हूँ, ये आप एग्जाम्पल था, एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको सॉल्व कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, सॉल्व y इज इक्वल टू 5x³ प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8। ठीक है, ये सॉल्व y इज इक्वल टू ये है ना, सॉल्व ये डिफ्रेंशिएट DIFFERENT डिफ्रेंशिएट। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x के। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखेंगे आंसर। ठीक है,
एंड यहाँ पर पहले आपको लिखना है ये y इज इक्वल टू एफ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 8, ये लिख लिया। अब y को ही fx बोलते हैं तो हम यहाँ पर fx इज इक्वल टू इस तरीके से y इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट डालेंगे, फिर आप लिखेंगे कि DIFFERENT डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इंग्लिश वाले ये लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे कि समीकरण एक का अवकलन यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष समीकरण एक का अवकलन करने पर, ये लिखेंगे, ठीक है। समीकरण वो x के सापेक्ष समीकरण एक का अवकलन करने पर, और इंग्लिश वाले लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर dy/dx इस तरीके से लिखेंगे इसको, ठीक है, इज इक्वल टू। अब यहाँ पर करना है तो आपको मैंने बताया है कि यहाँ पर x की पावर n वाला सिस्टम होगा, लेकिन पहले आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर d/dx, ठीक है, और ये पूरा यहाँ पर इक्वेशन रखनी पड़ेगी प्लस 8, ये इक्वेशन रख दी। अब यहाँ पर dy/dx इज इक्वल टू, अब इसको क्या करना है, अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो d/dx 5x क्यूब प्लस d/dx 3x स्क्वायर प्लस d/dx 7x प्लस d/dx 8। क्लियर है? इतना करने के बाद फिर आपको क्या करना है, बोर्ड बहुत छोटा पड़ जाता है समझाने के लिए, नीचे का दिखेगा, चलो एक टर्म तो दिख जाएगा। फिर इसके बाद dy/dx इज इक्वल टू 5 बाहर आ जाएगा, d/dx x क्यूब प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d/dx x स्क्वायर प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d/dx x प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाएगा d/dx, यहाँ पर 1 रख दो, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको सॉल्व करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाकर, पहला फॉर्मूला लगाकर। कौन सा फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ मैं कि अगर d/dx है और x की पावर n है तो ये हो जाएगा nx की पावर n-1, ठीक है। मतलब वो पावर आगे आ जाएगी और पावर में एक घट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5 रहेगा इंटू 3 आ जाएगा बाहर, और एक इसमें घट जाएगा 3-1 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा, x में 2-1 हो जाएगा, प्लस 7 इंटू, अब इसमें 1 है तो 1 हो जाएगा, और x में 1-1 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म का पहले ही मैंने बोल दिया था ये 0 हो जाता है, ठीक है। फॉर्मूला सेकेंड नंबर कौन सा था, d/dx c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 5×3 = 15, 5×3 = 15 x स्क्वायर प्लस 3 दूनी 6x प्लस 7, इसमें 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि dy/dx इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, ये आंसर आ रहा है, ठीक है।
और dy अपॉन dx जो fx था तो f डैश x लगा सकते हैं इसको, ठीक है, ये ठीक है, जिसमें माना है f डैश x इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं, dy अपॉन dx इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं। तो मुझे ये लगता है कि आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में आ ही गए होंगे। अब हम इसके बाद सेकंड रूल, फंडामेंटल सेकंड रूल पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी क्या है कि आप इस तरीके के जितने भी आपके बुक्स में NCERT बुक्स हो, CBSE बुक्स हो, NCERT एग्जाम्पलर हो, RD शर्मा हो, कोई भी बुक हो आपके पास, उस बुक से इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप सॉल्व करके देखिए। अगर आपसे सॉल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होते हैं तो आपका नंबर मेरा नंबर आपके पास होगा ही। कैसे? आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में उसमें चैनल में जाइएगा और चैनल में जाने के बाद आपको अबाउट में मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से नंबर लेकर आप क्या कर सकते हैं, ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। और ग्रुप में ऐड होने के बाद जो भी आपके पास क्वेश्चन है उसकी आप क्या कर सकते हैं, कट कर फोटो प्रॉब्लम की वो हमें शेयर कर सकते हैं, उसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए खुश रहिए और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।